हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण सीरीज देखने वाले हैं। एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने आपको बताया हुआ था, वर्ण बताया हुआ था, वर्ण के बारे में बताया हुआ था। वर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को हम लोग थ्योरी सेक्शन हम लोग देखे हुए थे, और इसमें हम लोग देखेंगे जो वर्ण है या ध्वनि है। उसके बाद आपको बताए थे पिछले क्लास में वर्ण या ध्वनि के आपको हम भेद ही बताए थे। उसके बाद किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान होता है ये भी हम आपको बताए हुए थे। किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान होता है ये भी हम बताए हुए थे। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, इससे जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में बना हुआ है ना, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे, और अति संभावना है कि आपके भी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वैसे बच्चे जो वर्ण, ध्वनि और उच्चारण स्थान से रिलेटेड पॉइंट्स को नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं, तो आप लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा। आपको वहाँ से हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा, बायोलॉजी का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा। तो अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप जाके प्रीवियस वीडियो का आप देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है रिलेटेड है आपका वर्ण या ध्वनि से। वर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, निर्देश में आपको क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यानी आपको 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, और चारों विकल्प में से एक विकल्प क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। देखिएगा, प्रश्न पहला है, प का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ही क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। देखिए, आपको हमने बताया था कि प वर्ग का कोई भी वर्ण हो, प वर्ग का कोई भी वर्ण हो, उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? बताया गया था उच्चारण स्थान में ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, प वर्ग का कोई भी वर्ण हो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप 2 और शब्द याद रख सकते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्या याद रखेंगे? छोटा ऊ और बड़ा ऊ याद रखेंगे। इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ ही होता है। तो अब बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में है ओष्ठ है, बी में है दंत है, सी में है तालु, डी में है मूर्धर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा, यानी कि इसको हलंत पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? हलंत लगाई जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विसर्ग, ऑप्शन बी है अनुस्वार, ऑप्शन सी है अनुनासिक, ऑप्शन डी है हलंत। जैसे इसके कहने का मतलब ये है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी वर्ण लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम क लिख दिए, ठीक है ना, और नीचे ऐसे हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? हलंत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हलंत पढ़ते हैं। याद रखिएगा, अगर किसी वर्ण के नीचे ऐसा अक्षर आपको दिख जाए ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हम लोग हलंत बोलेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, सारा क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन 22 में पूछा हुआ है, ये भी 22 में पूछा हुआ है, 2 नंबर। अब देखिएगा, थोड़ा सा तीसरा प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, और ध्यान दीजिएगा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? आपको बताया था ना कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था कि उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। इसमें क्या बताया गया था? पहला क्या बताया गया था आपको? पहला इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा।
दूसरा दीर्घ स्वर हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा प्लुस स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा क्या हो जाएगा प्लुस स्वर। याद रखिएगा ह्रस्व स्वर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर को ही हम लोग बोलते हैं मूल स्वर बोलते हैं। ये सब थ्योरी सेक्शन में हमने बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर कह रहा है कि च का उच्चारण स्थान क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये च का पूछा है ना, हम आपको पूरा च बड़ का बताए हुए थे, च छ ज ये सब बताए हुए थे ना जी। तो वो बताइए च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है मुर्दा है, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। च का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा तालु। च कहे, छ कहे या ज कहे, चाहे झ कहे, कुछ भी कहे जो च वर्ग में आता है उसका क्या हो जाएगा तालु हो जाएगा। इसमें और एक चीज़ याद रखिएगा तालु वाला, जैसे आप जानेंगे तालु वाला जो होता है च वर्ग होता है, इसी में आपको क्या याद रखना है, जो छोटी ई होता है और जो बड़ी ई होता है ना, इस दोनों का उच्चारण भी किससे होता है, तालु से होता है। च वर्ग और छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान किससे होगा, तालु से। देखिए 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, हो सकता है कि 24 में पूछ दे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और 5 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ व्यंजन आपको हम क्या बताए थे, अंतःस्थ व्यंजन में बताए थे ना, जो य र ल व, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो आप बताइए, ऑप्शन ए में दिया है क, ऑप्शन बी में स दिया है, ऑप्शन सी में तलाबे स, ऑप्शन डी में ल दिया है, क्या हो जाएगा। इसकी संख्या जो होती है अंतःस्थ व्यंजन की संख्या याद रखिएगा 4 होती है, य र ल व। तो क्या मिल रहा है जी, ल मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि 5 का ऑप्शन क्या हो गया जी, डी हो गया। बात क्लियर हो रहा है ना। सब कुछ आपको थ्योरी सेक्शन में बताया गया है। वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर अभी तक न्यू होंगे वो जाकर लॉजिकल इंग्लिश बाई बिट्टू सर के नाम से सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर, तो फर्स्ट में खुलकर आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। और 6 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है। मतलब एक मात्रा वाले स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए में ह्रस्व स्वर है, ऑप्शन बी में दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी में प्लुस स्वर, ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा एक मात्रिक स्वर बोला है ना, एक मात्रिक का मतलब होता है एक मात्रा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर हो जाएगा। और आपको हम बताए थे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। देखिए अ, छोटी ई, छोटा ऊ और क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। यही जो होता है ये ह्रस्व स्वर होता है या मूल स्वर होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, या मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कितनी होती है, 4 होती है। और इसमें एक मात्रिक होता है, ये क्या होता है, एक मात्रिक। और दीर्घ स्वर जो होता है ना, दीर्घ स्वर जो होता है ये द्विमात्रिक होता है। कैसे, तो समझिएगा, जैसे आ इसमें आ गया, तो आ कैसे बना हुआ है, अ प्लस आ के मिलने से तो आ बना हुआ है ना। उसी प्रकार से देखिए बड़ी ई आ गया ना, यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई मिल के क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। उसी प्रकार से देख लीजिए बड़ा ऊ, ठीक है ना, यानी कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ मिल जाएगा। तो इस और भी बहुत सारा होता है। तो यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वर में 2 मात्रा होता है, ठीक है ना। और लेकिन ह्रस्व स्वर में कितना मात्रा आपको मिलेगा, 1 मात्रा मिलेगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर, देखिएगा कह रहा है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। ऑप्शन ए है व्यंजन, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी है क्रिया। ठीक है ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मुक्ताक्षर को हम लोग, मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है कैसी होती है, स्वर के समान होती है। याद रखिएगा मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि जो होगा स्वर होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 8 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये कह रहा है ना, 8 नंबर कह रहा है
कि निम्नलिखित चिन्हों में से इकहारा उद्धरण चिन्ह कौन सा है। आपसे पूछा है इकहारा उद्धरण चिन्ह कौन सा है। देखिए 23 में पूछा हुआ है, इसलिए चिन्ह पर भी फोकस करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकहारा उद्धरण चिन्ह। आइए हम चिन्हों से संबंधित कुछ बताते हैं कि किसका चिन्ह क्या होता है। जैसे आपसे पूछा हुआ था इकहारा, क्या पूछा हुआ था, इकहारा उद्धरण ना, इकहारा उद्धरण, इकहारा उद्धरण का चिन्ह क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऐसे हम लोग करते हैं, इकहारा उद्धरण चिन्ह का ऐसे प्रयोग हम लोग करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, चलिए ध्यान दीजिए, पूछा हुआ था इकहारा उद्धरण चिन्ह पूछा हुआ था ना। तो इकहारा उद्धरण चिन्ह में एक ऊपर आता है, देख रहे हैं ना, एक ऊपर है, आइए ऊपर से क्या आ गया है, नीचे आ गया है। तो इस चिन्ह को याद रखिएगा, इकहारा उद्धरण चिन्ह। उसके बाद ऑल पे विराम का मतलब होता है। उसके बाद याद रखिएगा ये पूर्ण विराम का चिन्ह, ये कोष्ठक के भीतर देखिए डंडे के समान दिया गया है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण विराम का चिन्ह बोलते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह कभी कभी आपसे बोलता है, तो सब कोई जानता ही है, ऐसे हम लोग कर देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह को, ठीक है ना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी ये चिन्ह ही दे देता है, ठीक है ना। जैसे इकहारा उद्धरण चिन्ह दिया था, कभी अल्प विराम पूछ देता है, कभी अर्ध विराम, कभी पूर्ण विराम पूछ देता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर थे ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 था ना, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा हुआ था ना इसमें कि निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उद्धरण चिन्ह कौन हो जाएगा। तो ऊपर गया है और नीचे आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लौ कौन व्यंजन है। अभी हम आपको बताए थे ना, आपको क्या बताए थे, अंतःस्थ व्यंजन बताए थे ना। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतःस्थ की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पहला हो जाएगा य र ल व, ठीक है ना, इसकी संख्या कितनी, 4 हो जाएगी ना। तो कह रहा है कि लौ कौन व्यंजन है। तो देखिए लौ किस में आ रहा है, अंतःस्थ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा। उस व्यंजन में आपको हम क्या बताए थे, तलाबेश मूर्धनेश दंतीश बताए थे ना, तलाबेश मूर्धनेश दंतीश, ये बताए थे ऐसे उस व्यंजन में। तो ये याद रखिएगा, उस व्यंजन में जब भी पूछे तो आपसे लिखिएगा तलाबेश मूर्धनेश दंतीश और ह, याद रखिएगा इसकी भी संख्या। देखिए उस व्यंजन की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। तो ये याद रखिएगा। और स्पर्श व्यंजन की संख्या आपसे पूछे तो क से लेकर ह तक संख्या कितनी हो जाएगी, 33। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और महाप्राण आपको मिलेगा, अगले वीडियो में मिलेगा महाप्राण व्यंजन, तो वेट करते रहिए। इसके बाद वहीं आएगा, वहीं वीडियो आएगा, अल्पप्राण महाप्राण, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। पहले क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, बताइए इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का। ध्यान दीजिएगा, मुक्ताक्षर की क्वेश्चन आया था ना, शायद 4-5 नंबर में आया था क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, स्वर होती है। अगला क्वेश्चन है छत्रज्ञ, छत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है। पहला ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है संयुक्त व्यंजन, चौथा है उस व्यंजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हम आपको क्या बताए थे, इसकी संख्या भी क्या क्या होती है, 4 होती है। यहाँ पर 3 दिया है ना, देखिए छ त्र, ठीक, ज्ञ, और एक तो क्या होता है आपका स्र होता है, क्या होता है, स्र होता है। तो याद रखिएगा इस स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 33। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4, उस व्यंजन की संख्या भी 4। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है। या आपसे कहता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है वर्णमाला, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है वर्ण, ऑप्शन डी है मात्रा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्णमाला बोलते हैं। या वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का तरफ देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषमयादि बोधक चिन्ह कौन है? चिन्ह से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। विषमयादि बोधक चिन्ह यानी कि आप पढ़े होंगे ना, इंटरजेक्शन पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विषमयादि बोधक चिन्ह ऐसे ही होता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, ये किसका चिन्ह है? अभी बताया था आपको, बताइए ये किसका चिन्ह है? पूर्ण विराम का चिन्ह है। और ये किसका चिन्ह है? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? योजक चिन्ह बोलते हैं। याद रहेगा ना, किसका चिन्ह है? योजक चिन्ह बोलते हैं। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं समासिक चिन्ह। क्या बोलते हैं? समासिक चिन्ह। लेकिन समासिक चिन्ह नहीं देगा आप में, ठीक है ना, कहेगा कि ये बताइए कि कौन सा चिन्ह है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा चिन्ह मिले ना, डैश के समान चिन्ह मिले, तो याद रखिएगा कि यह है, ये योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 14 नंबर, 14 नंबर पहुंच गए। हिंदी में हर्ष स्वर वर्ण है, हर्ष स्वर्ण वर्ण है। अभी आपको क्या बताया था? हर्ष स्वर्ण में क्या हो जाएगा? जिसमें एक मात्रा लगता हो, जिसमें एक मात्रा लगता हो। जैसे मैं आपको क्या बताए थे? छोटी, छोटा ऊ और री। तो आपसे क्या पूछा है कि हिंदी में हर्ष स्वर वर्ण है, मतलब संख्या पूछा है। तो कितना संख्या है जी? यहाँ पर 4 है। ई ऊ री 4 है ना। ये एक मात्रिक स्वर भी है, ये याद रखिएगा, एक मात्रिक स्वर भी है, एक मात्रा इसमें लगा हुआ है। तो हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा? 4। स्वर्ण वर्ण को और किस नाम से जानते हैं? मूल स्वर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहा है कि 15 नंबर, अ का उच्चारण स्थान क्या है? जो क्लास देखे होंगे ना, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ऑप्शन ए है तालु, ऑप्शन बी है मुर्दा, ऑप्शन सी है ओष्ठ, ऑप्शन डी है कंठ। बताइए इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा? अ का। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया हुआ था कि जो क वर्ग होता है, क्या होता है? जो क वर्ग होता है ना, उसका उच्चारण किससे होगा? कंठ से हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम आपको क्या बताया था? टेबल बना के आपको हम बताए थे, याद रखिएगा, आ, ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ बताए थे, ह का उच्चारण स्थान। क वर्ग में जितना आएगा ह का उच्चारण स्थान, और आ का उच्चारण स्थान किससे होगा? किससे हो जाएगा जी? कंठ से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना? अगर आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं, वो जाकर लॉजिकल इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका थ्योरी सेक्शन आपको तुरंत मिल सके और आप भी अन्य बच्चों की तरह अपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दे सकें। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि र और री का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी बताया गया है। बताइए, र और री का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है मुर्दा है, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है कंठ, ऑप्शन डी क्या है? दंतोष्ठ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा हुआ है र तथा री का उच्चारण स्थान, तो किससे हो जाएगा? मुर्दा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मुर्दा से। इसलिए तो कहते हैं कि जाके प्रीवियस वीडियो को जो नहीं देखे हैं देख लीजिए तुरंत। और मुर्दा से याद रखिएगा कि जो ट वर्ग में आएगा ना, आपका जो ट वर्ग में आएगा, उस सबका उच्चारण किससे होगा? मुर्दा से होगा। और र तथा री का उच्चारण भी मुर्दा से होगा। तालु वाला में याद रखिएगा च वर्ग, ठीक है ना। कंठ में याद रखिएगा क वर्ग। अब देखिएगा दंतोष्ठ से, यहाँ से बहुत अच्छा एक सवाल पूछता है दंतोष्ठ से। आप हमेशा कहता है कि व का उच्चारण स्थान क्या है? तो मारिएगा दंतोष्ठ, याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए कॉपी में, पूछेगा एग्जाम में व का उच्चारण स्थान क्या है, तो याद क्या रहेगा? दंतोष्ठ। बात क्लियर है ना? आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कह रहा है कि देखिए इसमें से घोष वर्ण आ गया ना, घोष अघोष आ गया, लेकिन आना नहीं चाहिए क्योंकि अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है ना। चलिए फिर भी हम बता देते हैं आपको क्या होता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम लोग समझते हैं कि आखिर घोष और अघोष होता क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, घोष वर्ण, घोष को ही हम लोग क्या बोलते हैं?
सघोष बोलते हैं, घोष को ही बोला जाता है, सघोष वर्ण बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आपसे घोष वर्ण के बारे में पूछा जाता है या सघोष वर्ण के बारे में पूछा जाएगा तो आपको वर्ण दे देता है और पूछता है कि बताइए कि इसमें से कौन सघोष है और कौन अघोष है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक याद क्या करना है, 345। क्या याद रखना है, 345, यही ट्रिक है आपका। ट्रिक क्या है, 345 आप याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये 345 कहने का मतलब क्या है। जैसे जब हम आपको वर्ण पढ़ाए थे ना, तो उसमें हम बता रहे थे वर्ग के बारे में बता रहे थे, वर्ग के बारे में बता रहे थे ना, यानी कि एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। तो इसमें आपको याद रखिएगा कि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। जैसे मान लीजिए कि क वर्ग वाला हम लेते हैं तो ग जो है तीसरा वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, और घ जो है आपका जो है चौथा वर्ण हो जाएगा, और अंग जो है आपका पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आपका क्या होगा, घोष वर्ण हो जाएगा, या क्या होगा, सघोष वर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको और क्या याद रखना है, उसके बाद इसमें याद रखना है आपको अंतःस्थ वर्ण याद रखना है। क्या याद रखना है, अंतःस्थ वर्ण। जो अंतःस्थ वर्ण आएगा ना, इसी में आएगा, घोष में या सघोष में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 4 होती है। आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा य, र, ल, व, ठीक है ना, अंतःस्थ व्यंजन होता है। और अंतःस्थ व्यंजन किस में आएगा जी, तो घोष वर्ण में आएगा। किस में आएगा, घोष वर्ण में आएगा। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि कोई भी वर्ग हो, जैसे क वर्ग वाला हो, च वर्ग वाला हो, ट वर्ग वाला हो, त वर्ग वाला हो, प वर्ग वाला हो, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा वर्ण होगा, घोष या सघोष वर्ण होगा। उसके बाद अंतःस्थ वर्ण वाला जितना भी है, 4 गो है ना, ये सब किस में जाएगा, घोष और सघोष वर्ण में जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और वर्ण है ह, ये याद रखिए किस में जाएगा, घोष वर्ण या सघोष वर्ण में जाएगा। अब आपके लिए आंसर देना क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पर थे ना, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए है, ये लिखा गया है स, ऑप्शन बी है ह, ऑप्शन सी है अ, ऑप्शन डी है ख। अब बताइए इसका आप राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी बताए इसमें क्या आता है, ह भी आता है। क्या आता है, ह भी आता है। तो ह आपका क्या हो जाएगा जी, घोष वर्ण हो जाएगा। घोष का था चाहे सघोष का था तो ह हो जाता। घोष को हम लोग और दूसरा वर्ण क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से किसका उच्चारण होगा, तो जितने भी क वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण होगा उसका उच्चारण किस में होगा, कंठ से होगा। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है, अ और आ याद रखना है। अ और आ वर्ण आ जाए तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आपका कंठ हो जाएगा। तो देखिए क वर्ग में कुछ दिया है क्या, यहाँ पर दिया है ख, तो क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी कि क वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे और अ आ को इसमें शामिल किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो होगा आंसर जो हो जाएगा, कंठ से पूछा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ख हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं 19 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो आपको हम पीछे क्या बताए थे, अभी तो घोष सघोष समझा रहे थे, तो अंतःस्थ बता रहे थे ना कि अंतःस्थ में 4 वर्ण आता है, य, र, ल और व। ये चारों वर्ण जो होगा अंतःस्थ में आएगा। तो आपसे यहाँ पर केवल आपसे क्या पूछा है, संख्या पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिएगा थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। य को किस वर्ण के अंतर्गत, ऑप्शन ए है संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी है अर्ध स्वर, ऑप्शन सी है अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी है अर्ध व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो अभी यहाँ पे बताया था ना य, र, ल, व, ल,
वो बता रहे थे ना, तो ये किस में आएगा, अंतःस्थ व्यंजन में आ जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप थोड़ा सा मतलब कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन मतलब कैसा लग रहा होगा, और अंत में वीडियो ख़त्म होने के अंत में आप बताइएगा कि आपका 40 में कितना आपका सही हुआ है, ये कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 दिया है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए अघोष वर्ण और घोष वर्ण आपको बताया नहीं गया है। पिछले वीडियो में हमने जब आपको वर्ण पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें घोष और अघोष की हम चर्चा नहीं किए थे, इसीलिए आपको हमने क्या बताया, 17 का एक ट्रिक बता दिया। उसी प्रकार से ये 21 के लिए हम ट्रिक देते हैं, लेकिन इसका अगला वाला वीडियो जो आएगा ना मेरा, घोष और सघोष पर ही आएगा, और वो भी ट्रिकली तरीके से आएगा। फिर भी आइए हम यहाँ पर आपको थोड़ा समय में ही समझा देते हैं कि अघोष क्या होता है। देखिए अघोष समझना है ना, तो अघोष वर्ण में आपको क्या याद रखना है, अघोष वर्ण में आपको ये याद रखना है ना कि अगर कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उस वर्ग का पहला और दूसरा, उस वर्ग का क्या होगा, पहला और दूसरा वर्ण, उस वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ही क्या होगा, आपका अघोष वर्ण होगा। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यही आपका क्या है, ट्रिक है। दूसरा पहला और दूसरा ना जी, पहला और दूसरा, अगर देखिए किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपको मिलता है तो वही क्या हो जाएगा, आपका अघोष वर्ण हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ऊष्म व्यंजन में याद रखिएगा। ऊष्म व्यंजन आप पढ़े हैं ना, इसकी संख्या जो होती है 4 होती है, लेकिन 4 में से 3 ही इसमें शामिल होता है, तलाबेश, मूर्धनेश और दंतिश। इसमें ह नहीं आता है, याद रखिएगा। ह जो आपका आएगा घोष वर्ण में आ जाएगा। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, अभी तक के लिए बहुत शॉर्ट तरीके में बता रहे हैं, ठीक है ना, घोष और अघोष को पहचानने का तरीका। इसका वीडियो आएगा, अगले वीडियो में आपको डिफिनेशन के साथ मिलेगा, वहाँ पर कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा अघोष वर्ण में क्या याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या करना है, याद रखना है। और उस व्यंजन भी इसी में आता है, अघोष वर्ण में तलाबे सा हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा और दंती सा हो जाएगा। इतना ही से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन था क्या। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, इसमें से बताइए तो अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा। बोलिए, ऑप्शन ए है च, ऑप्शन बी है ग, ऑप्शन सी है ल, ऑप्शन डी क्या है, घ है। या ध्यान दीजिएगा, इसका पहचान हमने क्या बताया अभी, पहला और दूसरा वर्ण जो होगा अघोष होगा। तो देखिए शुरू में ही च लिखा गया है, जो पहला वर्ण है, च वर्ग का क्या है, पहला वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा च। ग जो है तीसरा है, ल जो है आपका जो है इसमें आता ही नहीं है, अंतःस्थ में आ जाएगा, घ जो है चौथा है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, हम लोग का 21 का ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह कि तालाबे स का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए भी आपको बताया गया है कि तालाबे स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है दांत, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है दंतालु, ऑप्शन डी है मुर्दा। राइट आंसर बताइए। ध्यान दीजिए, जो पढ़े होंगे ना, पिछला वाला लेक्चर पढ़े होंगे, वर्ण देखे होंगे ना, तो वहाँ पर उच्चारण स्थान इतने तरीके से सजा के बताया गया है, टेबल वाइज तरीके में सजा के बताया गया है, आप देखे होंगे तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। लेकिन जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, अभी तक इस चैप्टर को नहीं देखे हैं, तो आप यूट्यूब पर जाके लॉजिकल इंग्लिश बाई बिट्टू सर मारिएगा ना, तो वहाँ पर फर्स्ट ही वीडियो खुल के आ जाएगा, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं। जो तालाबे सा दिया है ना, जैसे आपको हम बताए होंगे कि जो च वर्ग है हम लोग का, कौन सा वर्ग है, च वर्ग। च वर्ग यानी कि च छ ज झ य, ये वर्ण आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने क्या बताया था कि आपको तालाबे सा मिलेगा, ठीक है ना, और छोटी ई मिलेगा और बड़ी ई मिलेगा। तो आपको बताया गया है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो तालु के अंतर्गत ही आपका तालाबे सा और छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तालाबे सा का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। याद रहेगा ना, यानी कि च वर्ग में जितने भी वर्ण होंगे और तालाबे सा और छोटी और बड़ी, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आपका तालु हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 23 नंबर है। कितना है? 23 नंबर। देखिए बड़ी ई का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। अभी आपको हम क्या बताएं, छोटी ई और बड़ी ई और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए कितना इजी हो गया। अगर आप याद रखते हैं ना कि च वर्ग के साथ साथ तालाबे स छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। तो दोनों का बन जाएगा। बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा हुआ है कि ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है ओष्ठ, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है मुर्दा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ल पूछा है ना, तो आपको हम एक चीज़ बताए होंगे, आप पढ़े होंगे त वर्ग वाला हमसे पढ़े होंगे। उच्चारण स्थान में आपको बताया गया है, त वर्ग में बताया गया है ना, त वर्ग बताया गया है। इसके अतिरिक्त आपको बताया गया है दंती स, तालाबे से नहीं, मूर्धन्य से नहीं, दंती स। और क्या बताया गया इसमें? और ल। ये सब का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा? दंत। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। यानी कि त वर्ग में जितना वर्ण आएगा और ये वाला स और ये ल, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आपका दंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रहेगा ना, त थ द ध न, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त ये स और ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आपका दंत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है? ओष्ठ से कहेगा तो प वर्ग वाले में चले जाएंगे, प फ ब भ म। तालु से कहेगा तो च वर्ग में चले जाएंगे, च छ ज झ य। उसके बाद तालाबे स छोटी ही और बड़ी ही, बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मुर्दा से कहेगा तो ट वर्ग में चले जाएंगे, ट ठ ड ढ ण। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं 25 देखते हैं। कह रहा है कि व्यंजनों के अंत में ऐसा जो साइन होगा, ठीक है ना, हलंत लगने पर उसका मान हो जाता है। तो हलंत लगने पर मान कैसा हो जाएगा? जैसे ध्यान दीजिए, अगर कोई अक्षर लिखा जाता है, क लिखा जाता है, तो क तो पूरा है ना, क पूरा है। इसमें ये हलंत लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप में क्या हो गया? आधा हो गया। अपने आप में क्या हो गया? आधा हो गया। तो कोई भी वर्ण हो, जब उसमें आप हलंत का साइन लगाइएगा ना, तो अपने आप में क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। इस चीज़ को आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे कि जब भी किसी वर्ण में आप हलंत लगाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और आप याद रखिएगा हलंत का साइन इस तरीके से दिया जाता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट में यस ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 26 नंबर ना। देख लीजिए 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है। कह रहा है कि आपका द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कितना इजी है बताइए। तो द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है दंत, ऑप्शन डी है मुर्दा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए द जो आता है ना, द किस वर्ग में आएगा? तो सबसे पहले सोचिए कि द जो है आपका त वर्ग के अंतर्गत आता है। किस में आता है? त वर्ग के अंतर्गत आता है। और त वर्ग में जो भी वर्ण होगा उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो दंत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। त वर्ग में जो भी आएगा उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, ये कैसा वर्ण है? आपको बताया है ना। ऑप्शन ए है ह्रस्व स्वर, ऑप्शन बी है दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी है अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी है ऊष्म व्यंजन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछे कि आ बड़ी ई बड़ा ऊ, देख रहे हैं ना, आ है, बड़ी ई बड़ा ऊ है, इसमें यानी कि डबल मात्रा है। डबल मात्रा है। कैसे डबल मात्रा है? तो देखिए अ प्लस अ मिलता है ना, तब आ का निर्माण होता है। तो मात्रा कितना हो गया? 1 2, 2 हो गया ना। और बड़ी ई का निर्माण कैसे हुआ है? तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई होगा।
उसी प्रकार से बड़ा ऊ कैसे बना है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ मिल जाएगा। देख रहे हैं मात्रा कितना, 1 2 1 2। तो जब मात्रा 2 हो यानी कि बड़ी मात्रा हो तो उसमें वो कैसा वर्ण होगा आपका, दीर्घ वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्ण हो जाएगा। तो आपका आंसर 27 का क्या हो गया, दीर्घ स्वर। ठीक है ना, आ बड़ी बड़ा ऊ कैसा वर्ण है, आपका दीर्घ स्वर है। ठीक, इसके अतिरिक्त आपको हमने क्या बताया है कि जो ह्रस्व स्वर है ना उसी को हम लोग मूल स्वर बोलते हैं। जो ह्रस्व स्वर है उसी को हम लोग मूल स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, तो याद रखिएगा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 वर्ण आता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ये 4 वर्ण आएगा जिसमें एक ही मात्रा रहता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अंतःस्थ व्यंजन में आपको हम अभी बताए हैं य र ल व, यानी कि इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसी तरीके से आपको उस व्यंजन में हमने बताया हुआ है, ये पूछता है तालाबे श, मूर्धन्य श और दंती श और ह। ये कैसा व्यंजन है जी, उस व्यंजन है। इसकी संख्या आपसे पूछता है और पूछा भी हुआ है, 4 है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 28 है। कह रहे कि भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन जो है ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए 20 में पूछा हुआ है, ये 22 में, ये 21 22 23, हो सकता है कि आपके भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। इसलिए जो वर्ण चैप्टर जो पढ़ाया गया है ना, वैसे बच्चे जो इसको नहीं देखे होंगे एक बार आप जाके देखिए, आपके माइंड में पूर्णतः क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। ठीक है ना, तब आप इधर सेट लगाइएगा ना तो आपका बहुत कम गलत होने की संभावना होगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, भ किस में आता है। आपसे पूछा जाए कि भ किस में आता है तो आपको क्या बताना है कि भ जो होता है प वर्ग में आता है। तो प वर्ग में आ गया जब, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। देखिए जो बच्चे पढ़े होंगे ना तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होती होगी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो भी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं वर्ण वाला, वैसे स्टूडेंट जो अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 होगा हम लोग का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 29। अब देखिए इसमें पूछा हुआ है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है। अंग का उच्चारण स्थान, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अंग जो आपका होता है ना ये किस वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है। अंग किस में आता है, क वर्ग में आता है। और क वर्ग के साथ साथ आप याद रखिएगा अ और आ, अ और आ, क वर्ग में 5 वर्ण होता है। उसके बाद इसके अतिरिक्त अ और आ, तो इस सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो इसमें से आपसे क्या पूछा है, केवल अंग वाला पूछा है ना कि अंग का उच्चारण स्थान, तो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। फिर से रिवीजन कर लीजिए। तालु वाला पूछता तो च वर्ग, मुर्दा वाला पूछता तो ट वर्ग, दंत वाला पूछता तो त वर्ग वाला आता। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 30 नंबर, कह रहा है कि अड़ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अड़ किस में आता है, ट वर्ग में आता है ना जी, ट वर्ग में अड़ आता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अड़ा तो ट वर्ग में आता है ना, इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी ट वर्ग में वर्ण आएगा, जैसे ट आ जाए, ठ आ जाए, ड आ जाए, ढ आ जाए, अड़ आ जाए, तो इसका याद रखिएगा मुर्दा होता है। क्या होता है, मुर्दा होता है। दंत में क्या आएगा, त वर्ग वाला, तालु में च वर्ग वाला, कंठ में क वर्ग वाला। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 हम लोग देख लेते हैं। देखिए 31 में क्या है, कल व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। आपको हम बताए थे ना कि वर्ण जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक स्वर वर्ण होता है, एक क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने आपको बताया था कि स्वर वर्ण के भी भेद होते हैं और व्यंजन वर्ण के भी क्या होते हैं, अपने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो जब भी व्यंजन का प्रकार पूछे आप याद रखिएगा कि 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। देख लीजिए पहला जो होता है अंतःस्थ, आपको बताए थे, पहला क्या बताए थे, अंतःस्थ। दूसरा आपको क्या बताए थे हम, उसम व्यंजन होता है ना इसमें,
क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। दूसरा क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। और तीसरा आपको क्या याद रखना है, इसमें बताया गया था तीसरा भी, स्पर्श व्यंजन। क्या बताया गया था, स्पर्श व्यंजन। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछ लेता है। व्यंजन 3 प्रकार के हो गए ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला अंतःस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी, य र ल व आएगा। उस व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलिए उस व्यंजन की संख्या कितनी, तो 4। तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। आपको बताया गया था स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया गया था। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि 5 × 5 25 हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए कहीं पर भी अगर समझने में दिक्कत थोड़ा सा भी हो ना, तो आप तुरंत जाइए और वर्ण वाला मेरा लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ना, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत यहाँ से नहीं होगा, ठीक है ना। तो वैसे बच्चे जो इस चैनल पर न्यू होंगे, तो उसे इस देख रहे हैं ना ये वीडियो, देखने के बाद तुरंत वहाँ पर जाइएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। और ये सेशन जो है देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, सारा प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, 21 में भी, 23 में भी, 21 में, 22 में, 21 में पूछा, ये भी 21 में, ये भी 21 में, ये 22 में पूछा हुआ है। तो हो सकता है कि यही प्रश्न जो है रिपीट भी हुआ है, देख रहे हैं ना, 21 में, 23 में, फिर हो सकता है कि 24 में पूछते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर है, कह रहा है कि ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। अभी देखिए हमने क्या बताया था कि ग किस वर्ग में आता है, आप कहेंगे कि सर ग जो होता है क वर्ग के अंतर्गत आएगा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ग जो है क वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। और तालु वाला पूछता तो च वर्ग हो जाता, मुर्दा वाला पूछता तो ट वर्ग हो जाता, ओष्ट वाला में क्या आएगा, प वर्ग वाला आ जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगला भी देखिए कितना आसान दिख रहा है, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि त का उच्चारण स्थान क्या है। त का मतलब क्या, कि त जो होता है त वर्ग में आता है, आपसे त पूछ रहा है ना, थ भी पूछता, द भी पूछता, ध भी पूछता और न भी पूछता, तब भी इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, दंत होता है। क्या होता है, दंत होता है। तो त का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका, दंत हो गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। कह रहा है कि छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो छ किस में आता है आपका, च वर्ग में आता है। ये बहुत बार रिपीट भी हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत बार आपको याद भी हो गया होगा, कई बार हम समझा भी चुके हैं और देखते देखते आपको याद भी हो गया है कि च वर्ग के अंतर्गत ही क्या आता है, छ आता है। और जब च वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, तालु हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है देखिए 22 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन 22 में पूछा हुआ है। उसी प्रकार से आपका देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है, कह रहा है कि ध का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो ध किस वर्ग में आता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि ध किस वर्ग में आता है, तो त वर्ग में आता है। ध किस वर्ग में आएगा, त वर्ग में आएगा। और त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, दंत होता है। तो इस चीज़ को याद रखिए। अगर आपसे पूछता कि क वर्ग में जो वर्ण आता है, जैसे क ख ग घ अंग, उसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। च वर्ग का पूछता च छ ज झ ञ, तो क्या हो जाता है, तालु हो जाता। दंत का तो बता ही दिए, त थ द ध न आता तो दंत हो जाता। ओष्ठ का प फ ब भ म आता तो आपका आंसर क्या हो जाता, ओष्ठ हो जाता है। आइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चंस नंबर लास्ट तक 35 ही था, 35 के आगे हम लोग बढ़ते हैं, 36 नंबर हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा हुआ है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, कह रहा है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि जो है दो व्यंजनों के साथ संयुक्त हो जाए, तब उससे हम लोग क्या बोलेंगे। जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है युग्मक ध्वनि, ऑप्शन बी है संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन सी है बदाक्षर, ऑप्शन डी है संपृक्त ध्वनि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त ध्वनि में ही क्या होता है कि दो व्यंजन
एक ध्वनि जो होती है दो व्यंजन के साथ क्या होती है, संयुक्त होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है कि फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। फ का उच्चारण स्थान बताइए। ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है ओष्ठ, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है मुर्दा। क्या हो जाएगा बताइए। फ का उच्चारण स्थान पूछा है ना, तो फ किस वर्ग में आएगा, तो फ आपका आता है प वर्ग में आता है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा जी, ओष्ठ होता है। क्या होता है, प वर्ग का ओष्ठ होता है। तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी 22 में देखना ना पूछा हुआ है। 38 नंबर देखिए, कह रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। डायरेक्टली आप आंसर बताइए, क्योंकि आप समझाएंगे नहीं, बहुत आपको समझा चुके हैं। देखिए ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुर्दा। ट वर्ग का कोई भी पूछे, जैसे ट ठ ड ढ, क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। तालु में पूछता तो च वर्ग वाला, दंत वाला तो त वर्ग वाला, ओष्ठ वाला यानी कि प वर्ग में जो आएगा उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें आप समझिए क्वेश्चन नंबर ये पूछा हुआ है 39, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्ह से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा। कह रहे हैं कि निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। आप अंत तक देखिएगा, भागिएगा मत, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आपसे योजक चिन्ह के बारे में पूछा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो ऑप्शन ए में दिया है ये कौन सा चिन्ह है। तो आपको हम बताए हैं चिन्ह के बारे में, ये जो है आपका विषमयादि बोधक है। क्या है, विषमयादि बोधक। दिखाई नहीं दे रहा होगा ना आपको, आप लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। ये चिन्ह जो है आपका कैसा है, विषमयादि बोधक चिन्ह है। ऐसा जब चिन्ह मिलेगा तो आपको क्या याद रखना है कि ये विषमयादि बोधक चिन्ह है। ये आपको हम बताए हुए हैं, ये कैसा चिन्ह है जी, यही आपका आंसर होगा, यही योजक चिन्ह है। क्या है, योजक चिन्ह है। जब भी डैश के समान देगा ना, ऐसे देगा और पूछेगा कौन सा चिन्ह है, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, योजक चिन्ह हो जाएगा। और ये तो आप जानते ही होंगे, ये कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये याद रखिएगा। देखिए सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है, तो अति संभावना है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी बन सकते हैं। इसलिए आप अगर वर्ण वाला मेरा लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब पर सर्च मारकर देख सकते हैं, लॉजिकल इंग्लिश बाय बिट्टू सर मारिएगा, आपको फर्स्ट ही वीडियो मिलेगा हिंदी का, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं अगले कमेंट के बाद, धन्यवाद।